अपने सोल लेवलिंग के एपिसोड 7 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू 80th फ्लोर के बॉस से भसड़ कर रहा था, जो उसके शैडो आर्मी के लिए तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट अपने जिन्वू के लिए नहीं, क्योंकि उन 4 में से 3 बॉसों को वो ऑलरेडी बहुत ही इजीली निपटा चुका था। अब बचा था उसका फाइनल बॉस, बोल दो 4th बॉस। और फिर अपने जिन्वू की फाइट शुरू होती है उस लास्ट बॉस के साथ, और उस फाइट के दौरान जिन्वू को एहसास हो रहा होता है कि ये बॉस एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके सारे अटैक जिन्वू के की पार्ट्स को ही एम कर रहे थे, जैसे कि फोरहेड, नेक और हर्ट को। और तभी उससे लड़ते लड़ते अपना जिन्वू एनालाइज करने लग जाता है कि इस टावर के अंदर उसे किस लेवल के डीमंस अभी तक मिले हैं, जैसे डी रैंक, बी रैंक, सी रैंक, ए रैंक, ए प्लस रैंक और सबसे हाईएस्ट एस रैंक। बट ये सोचते सोचते भी अपना जिन्वू उसकी भुस्सी भर देता है, और उसके चेहरे को अनवील करने के लिए जैसे वो अपना हाथ उसके मास्क के ऊपर रखता है, तभी वो डीमन बोलता है कि आई गिव अप। उसको रिसेंटली जितने भी डीमंस मिले हैं वो सारे ह्यूमन लैंग्वेज जानते हैं, बट यही सोचते सोचते अपना जिन्वू बोलता है कि ये वॉइस, क्या तुम एक लड़की हो? और इतना बोलते बोलते जिन्वू उसके चेहरे से मास्क हटा देता है, और एक्चुअल में वो बंदी एक लड़की होती है। वो बंदी उससे हाथ जोड़ के माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुन के अपना जिन्वू बोलता है कि तूने मेरे सारे सोल्जर्स को मार दिया और तू अब इमेजिन कर रही है कि मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो वो लड़की उसको एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि ये एरिया हमको प्रोटेक्ट करना होता है और ये हमारे क्लैन का रूल है। और इतना सुन के अपना जिन्वू बोलता है कि तुम मुझसे गिड़गिड़ा रही हो, क्या ये ठीक है? क्योंकि मैंने ही तुम्हारे आदमियों को मार दिया है। तो वो लड़की उतने में रिप्लाई करती है कि एक नाइट की ड्यूटी होती है कि वो अपने एरिया को सेव करे, और अगर ऐसा करते हुए वो मर भी जाए तो भी उसमें कोई इशू नहीं है। तो अपने जिन्वू का भी दिल थोड़ा सा पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देता है। बट उसी मोमेंट पे वो लड़की उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, बट अपना टस्क उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये देख के उस लड़की की दोबारा से फट जाती है और वो इस बार घुटने पे आ जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे बख्श दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। Women. तभी अपने जिन्वू से बोलता है कि मुझे एंट्री पास चाहिए, क्या तुम मुझे एंट्री पास दिला सकती हो? तो बोलती है हाँ, एंट्री पास मैं दिला तो सकती हूँ, क्योंकि वो पास हम ही लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर तुम मुझे मेरे घर पे सेफ पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तभी अपना जिन्वू सोचता है कि डीमंस एंट्री पास को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी वो लड़की हड़बड़ाते हुए बोलती है कि सिर्फ इस फ्लोर का ही नहीं, बल्कि मैं हायर फ्लोर्स का भी तुम्हें एंट्री पास दिलवा सकती हूँ, अगर तुम मुझे और मेरे क्लैन को बचा लो तो। बट ऑब्वियसली जिन्वू के लिए उसको ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार उसको बैकस्टेप कर चुकी है। और तभी अपना जिन्वू अपना ऑरा दिखाते हुए उस बंदी के बिल्कुल चेहरे पे जाता है और बोलता है कि कैन आई ट्रस्ट। और ये सुन के वो लड़की की फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि शैडो में से कोई बंदा उसे देख रहा है और वो उसे कभी भी मार सकता है। और इतना बोल के अपना जिन्वू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बख्श दे रहा हूँ, बट तुम मुझे एंट्री पास दे दोगी, मैं इस जगह को छोड़ के भी चला जाऊंगा। और पूछता है कि फर्स्ट मुझे ये बताओ कि तुम लोग आखिरकार हो कौन? और उसके बाद अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाई जाती है वो एंड, जो कि उस आइलैंड पे सारे लोगों को मार के उनको खा रही होती है, और जैसे उसका पेट भर जाता है वो उड़ के वहां से निकल जाती है। तभी अपने जिन्वू से सवाल पूछता है कि आखिर तुम सब लोग हो कौन? तभी वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैं एसिल हूं और मैं रेडर क्लैन से बिलोंग करती हूँ। तो अपने जिन्वू से रोकते हुए बोलता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा था, और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं ऐसा कौन सा सवाल पूछूं जिससे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। और तभी वो उससे बोलता है कि क्या तुम लोगों को भी दिमाग में आवाज सुनाई देती है कि ह्यूमंस को मार दो? तो वो लड़की रिप्लाई करती है कि नहीं, हमें ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, बट हाँ, हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है जो हमको कहती है कि हमको इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। और तब अपना जिन्वू थोड़ा सा समझ जाता है। वो सोचता है कि जो गेट के मॉन्स्टर होते हैं उनका गोल होता है अपने ह्यूमंस को मारने का, बट जो डंजन्स के मॉन्स्टर होते हैं उनका एक ही गोल होता है कि उस डंजन को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो बोलता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगा? तो बोलता है कि मैं भी शायद गेट कैटेगरी में आऊं, क्योंकि मुझे भी डीमंस को मारना ही पड़ता है। तो जिन्वू से एक और सवाल पूछता है कि तुम लोगों को ये आवाज कब से सुनाई दे रही है? तो लड़की बोलती है कि जब से हमारी आंख खुली है। बोले तो जब से हम इस वर्ल्ड में आए। तो जिन्वू सोचता है कि शुरू से ये लोग इस वर्ल्ड में नहीं थे, मींस ये लोग दूसरे वर्ल्ड में थे, तो इसको ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तो जिन्वू का नेक्स्ट सवाल तुम लोगों को पता ही होगा। वो पूछता है तुम्हारी आंख खुलने से पहले तुम लोग कहां पर? तो लड़की बोलती है हम लोग अपने वर्ल्ड में थे, अपने डीमन वर्ल्ड में। तो जिन्वू बोलता है तुम लोग वहां पे कर क्या रहे थे? तो बोलता है कि हम लोग वहां पर वॉर लड़ रहे थे। इस बार भी उस लड़की की आवाज ग्लिच होती है, बट हाँ, जिन्वू इस बार वो सुन लेता है। सो फाइनली अपने जिन्वू को थोड़े से जवाब मिलने शुरू हो गए थे। तो जिन्वू पूछता है कि वहां पे वॉर किस चीज की हो रही थी? तो वो लड़की बोलती है कि हम लोग ऐसे बंदे के खिलाफ लड़ रहे थे जिसको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, और उसको हराने के लिए हम सारे डीमंस को एक साथ आना पड़ा था। बट इतना बोलते के साथ ही उस लड़की की आवाज दोबारा से ग्लिच करने लग जाती है और सिस्टम बोलने लग जाता है कि तुम्हें जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी उतनी तुम दे चुके हो, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। और ये मैसेज उसके सामने पॉप होने लग जाता है। अपना जिन्वू बोलता है अगेन सेम थिंग हो रही है, सिस्टम दोबारा से उसकी आवाज को ब्लॉक कर रहा है। बट जिन्वू को इस बार ये क्लू मिल जाता है कि अगर मैं उससे और बात करूंगा तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और शायद इसीलिए सिस्टम उसकी आवाज को ग्लिच कर रहा है। तो जिन्वू समझ जाता है कि उसको सिस्टम से सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत ज्यादा लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जहां वो कुछ भी नहीं जान पा रहा, अब उसके पास एटलीस्ट एक हिंट तो है। तो अपने जिन्वू को जो उससे लास्ट सवाल होता है वो उससे ये पूछता है कि तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर दी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो आखिरकार है कौन? वो लड़की उसका जवाब देने ही वाली होती है, बट उसकी आवाज ग्लिच होने लग जाती है और उसके चक्कर आने लग जाते हैं, और चक्कर आके वो गिर जाती है। बट अपना जिन्वू उसे गिरने से पहले ही रोक लेता है। तभी अपना जिन्वू बोलता है कि सिस्टम ने इस मॉन्स्टर के लिए बहुत ज्यादा रिएक्ट करा है, और तभी जिन्वू सोच लेता है कि शायद जिस डीमन से ये लोग लड़ रहे थे
वही आखिरकार चाबी है इस सिस्टम को जानने की। और तभी अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जाता है उसी एंड को जो उस आइलैंड पे सारे लोगों को मार रही होती है। और इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते, एक एक करके वो सब लोग उसका शिकार हो रहे होते। और तभी वहां पर हंटर बात कर रहे होते कि इस एंड के पास इंटेलिजेंस है, बोलते हैं उन्हीं हंटर्स को टारगेट कर रही है जिनको इजीली हरा सके, जैसे कि पहले इसने हीलर को टारगेट करा और सारे ई रैंक हंटर्स को। बट ये पूरा इंसिडेंट एक डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा था और ये डैश कैम कनेक्टेड होता है अपने हंटर एसोसिएशन से। और वो लोग इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे होते कि कैसे वो लोग इस एंड से डील करें। और तभी वो लोग डिस्कस कर रहे होते कि इस एक एंड को हराने के लिए हमें एक ए रैंक हंटर की जरूरत पड़ी थी। और इस एक एंड ने 294 सिविलियंस और 108 हंटर्स को निपटा दिया था। पर वो लोग को रियल चिंता का विषय ये था कि वो एंड फ्लाई कर सकती थी और बोलते वो फ्लाई करके किसी भी आइलैंड पे जा सकती थी। क्योंकि जापान जो वन ऑफ द बेस्ट हंटर एसोसिएशन के मामले में और जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हंटर है, वो तक इतनी सारी कैजुअलिटी डील कर चुका था। तो अगर किसी छोटी कंट्री लाइक साउथ कोरिया के ऊपर इन्होंने अटैक करा तो वो लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और तभी अपना चेयरमैन बोलता है कि वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग एटलीस्ट इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि मोकोपो आइलैंड तक उड़ के जा सकती है। और फिर अपना चेयरमैन बोलता है कि हम किससे मदद ले सकते हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तो वो बोलता है कि रशिया, उनके पास खुद एक बहुत बड़ा लैंड है, तो वो हमारी मदद क्यों ही करेंगे। उसका बोलता है चाइना, तो वो बोलते हैं सेम, चाइना के पास ही बहुत बड़ा लैंड है, वो लोग भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और रहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले ही उनको एक बार एस रैंक मिशन के लिए मना कर दिया था। और तभी अपना चेयरमैन ये सब डिस्कशन करके जा रहे होते हैं, तभी अपना इंस्पेक्टर उसके कान में बोलता है कि हंटर वोंग डोंग सू इस जेजू आइलैंड के मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वो दोनों समझ जाते हैं कि उसका मेन मोटिव उस आइलैंड पे जाना नहीं, बल्कि उसका मेन मोटिव अपने जिन्वू को खत्म करने का है। बट वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं। तभी अपना इंस्पेक्टर बोलता है सिर्फ हंटर होंग डोंग सू नहीं, बल्कि एक हमको नेशनल लेवल हंटर ने भी कांटेक्ट करा है। और तभी अपना सीन स्विच होता है और अपने को एक हंटर दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो बहुत हट्टा कट्टा होता है। फिर अपन लोग वापस आते हैं अपने जिन्वू और उस लड़की के पास, जहां वो लड़की बेहोश होकर वापस होश में आती है और वो बोलती है कि आखिर बेहोश कैसे हो गई। और तभी अपने जिन्वू दिखाता है कि तुम डीमंस आपस में दोस्त नहीं हो क्या। फिर वो उसे दिखाते हैं एक लाशों का ढेर और बोलता है कि ये सारे डीमंस तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहते, वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया। पर अपने जिन्वू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है और वो होता है उसका एंट्री पास। तो बोलते हैं मुझे जल्दी से जल्दी अपने एंट्री पास दिलवा दो ताकि मैं इस टावर को कंप्लीट कर सकूं। और लड़की उसे कैसे मिल लेके जाती है और जहां पर वो उसको अपने बाप के पास लेके जाती है और उसका बाप जिन्वू को देख के शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम किसको यहाँ पर ले आई, ये बंदा है कौन। तो वो लड़की बोलती है कि इसी ने मेरी जान बचाई। ठीक है, किसी ने अगर तुम्हारी जान बचाई है तो वो आर्मी के साथ क्यों आया यहाँ पर। और वो यहाँ पर बात कर रहा था अपने जिन्वू के शैडो आर्मी की, जो कि अपने असली देख नहीं पा रही होती है। पर उसका बाप बोलता है कि तुम फील नहीं कर सकती क्या कि इसके आसपास कितनी बड़ी आर्मी है। तभी उस राजा के आसपास के जितने बॉडीगार्ड होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर अपना जिन्वू बोलता है कि मैंने इससे वादा कर रखा है कि मैं इस प्लेस को छोड़ दूंगा, बस मुझे एंट्री पास चाहिए। तभी वो राजा बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एंट्री पास चाहिए ना, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। तो अपना जिन्वू बोलता है कि नहीं, मुझे एंट्री पास के साथ एक और चीज चाहिए और वह तुम्हारी लड़की। क्या कह रहा है? और वो उसको इसलिए चाहिए होती ताकि वो उसे गाइड कर सके बाकी सारे एंट्री पासेस के लिए। और फिर अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है कि जिन्वू उन सारे डीमंस के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। और तभी वो राजा बोलता है तुम ओके हो ना सिर्फ पास और अपने गाइड के साथ, और तो कुछ तुम्हें नहीं चाहिए। तो बोलता है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट वो राजा मनी मन सोच रहा होता है कि एज ए डीमन ये मेरी प्राइड को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है कि मैं एक ह्यूमन की मदद कर रहा हूँ। बट वो कर भी क्या सकता था क्योंकि उसके सामने जिन्वू बैठा हुआ था। और मैंने तुम लोगों को बताया होगा कि ये लोग 20th रैंक पे आते हैं, बोल तो 80th फ्लोर, बोल तो 20th रैंक। तो इसके ऊपर के जितने भी फ्लोर्स होंगे वो उनसे हायर लेवल के डीमंस होंगे, बोलते वो डीमन रैंकिंग्स में इनसे ऊपर होंगे। तो वो राजा से एक और वादा लेता है कि क्या तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना। तो अपने जिन्वू हंसते हुए बोलता है कि एक डीमन भी अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता है। तब अपने जिन्वू बोलता है हाँ, आई प्रॉमिस कि इसे मैं सही सलामत तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। और ये बोलते के साथ वो राजा उसको एंट्री पास दे देता है। और जिन्वू उस एंट्री पास को खोल के देखता है तो वो एक्चुअल में एंट्री पास होता है। उसका जिन्वू थोड़ा खुश होता है और वहां से निकलने के लिए बोलता है। पर जब वो निकल रहा होता है तो जिन्वू को पता चलता है कि उसे एक पार्टी बनानी पड़ेगी। तो वो उस लड़की के साथ एक पार्टी बनाता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर जिन्वू लेवल अप करेगा तो वो लड़की भी लेवल अप करेगी। पर अपने जिन्वू से पहले वार्न कर देता कि अगर कोई बैटल हुई या फिर किसी से कोई भसड़ हुई तो तुम प्लीज उसमें इंटरफेयर मत करना। बड़ा लड़की अपने जिन्वू के साथ प्यार में पड़ चुकी होती है। वो बोलती है हाँ जी माय लॉर्ड। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर और जहां पर जिन्वू उस लड़की से बोलता है कि तुम अपने घोड़े को साथ नहीं लाई। तो वो लड़की बोलती है कि जो सिर्फ पार्टी मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ट्रेवल कर सकते हैं, तो मेरा हॉर्स तुम्हारी पार्टी मेंबर है नहीं, तो इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो वो लड़की एक अल्कोहल की बोतल निकाल के अपने जिन्वू को देती है, बोलती है बहुत हाई लेवल की अल्कोहल है, तो इसको तुम पीना चाहोगे। ये बहुत हाई लेवल की अल्कोहल है, इसको अगर हम लोग डीमंस को ऑफर करेंगे, बोल तो हायर फ्लोर के डीमंस को ऑफर करेंगे तो शायद हमारा नेगोशिएशन थोड़ा इजी हो जाए। पर जिन्वू बोलते हैं नेगोशिएशन, मैं यहाँ पे नेगोशिएशन थोड़ा करने आया हूँ। तो अपने जिन्वू बोलते तुम बस यहाँ पर वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में। और जिन्वू मात्र 2 मिनट में उस फ्लोर को क्लियर करके वापस आ जाता है। फिर अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है चेयरमैन, बोलते हो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन, जिसके सामने बैठा होता है एक एस रैंक हंटर। और वो कोई मामूली एस रैंक हंटर नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल एस रैंक हंटर होता है, जो बेसिकली यहाँ पे जिन्वू के बारे में जानने के लिए आया होता है। क्योंकि साउथ कोरियन लास्ट 2
ईयर में पहली बार अपने 10th एस रैंक हंटर देखा था, बट अपनी एसोसिएशन से बोलती है कि जिन्वू का हमें खुद नहीं पता कि वो बंदा रहता कहाँ है, क्योंकि उसको हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। और वो ऑब्वियस है क्योंकि अपना जिन्वू दूसरे वर्ल्ड में एक डंजन में चढ़ाई कर रहा होता है, बट ये सुन के उसको बिलीव नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक एस रैंक हंटर होता है तो उसके बारे में अपने एसोसिएशन को हर नॉलेज होती है। तो बोलता है कि तुम लोग मुझसे सच तो कह रहे हो ना। और तभी वो लोग डिस्कस करने लगे थे वोंग डोसो के ऊपर, जो कि तुम्हें याद होगा जो जिन्वू के बाप से ऑलरेडी पिट चुका है। तो वो नेशनल लेवल हंटर बोलता है कि मैंने सुना कि रिसेंटली वो वापस साउथ कोरिया आया, तो उसने कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट करी ना तुम लोगों के लिए। बट वो होंग डोंग सुंग के बारे में बोलते हुए वो बोलता है कि हमारा होंग डोंग सुंग। तब वो चेयरमैन थोड़ा सोचता है कि साले ये हमारा कब से हो गया, वो कब से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहने लग गया। और फिर वो एंड में बोलता है कि मैं यहाँ पे बेसिकली इसलिए आया था कि मैं होंग डोंग सुंग को चाहता नहीं कि वो इस कंट्री में दोबारा से एंटर हो, और मैं यही चीज तुमसे डिस्कस करने आया, बट शायद तुम लोगों ने उस चीज से ऑलरेडी डील कर लिया है। तो अपना चेयरमैन बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली, और फिर वो वहां से जाने लग जाता है। बट वो बंदा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अपना जो चेयरमैन होता है वो बोलता है कि भैंस के नेशनल लेवल हंटर सारे इतने चौड़े होते हैं क्या। बट वो नेशनल लेवल हंटर फिर उनको पेंग कर देता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जेजू आइलैंड के लिए कुछ हंटर की जरूरत है, बट मैं उस चीज में शामिल नहीं होना चाहता। मैं यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने आया था और मैं एंजॉय करूंगा। हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा और शायद वो तुम्हारी औकात के बाहर हो। बाकी खैर, अगर तुम लोगों का मूड चेंज हो या फिर तुम्हारे पास उतनी औकात आ जाए तो मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर वो वहां से चले आता है। फिर वो अपना चेयरमैन बोलता है कि साला नेशनल लेवल हंटर ऐसे होते हैं। और तभी उसका राइट हैंड मैन बोलते वो इंस्पेक्टर बोलता है हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जापान ऑलरेडी हमारे साथ कोलैब करने के लिए रेडी हो चुका है। और अपना सीन स्विच होता है, अपने को जिन्वू दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी 89th फ्लोर पे पहुंच चुका होता है सारे डीमंस को पेलते हुए। और वहां पे पहुंचते के साथ ही उसको दिखता है कि उसके दो नाइट्स बोलते अपना इग्रीस और टैंक दोनों लेवल अप मांग रहे हैं। मींस वो जितना लेवल रीच कर सकते थे उस स्टेट में वो रीच कर चुके हैं और उनको अब आगे बढ़ने के लिए लेवल अप करना होगा। तो ऑब्वियसली अपने जिन्वू उनको परमिशन दे देता है। उसके बाद अपना इग्रीस जिसकी पहले रैंक नाइट होती है वो अब एलाइट नाइट बन चुका था और वहीं पे अपना टैंक एलाइट से नाइट बन चुका था। और अगर मैं तुम लोगों को टर्म्स में समझाऊं तो अपना एक एलाइट नाइट बोलते वो एक एस रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है और अपना नाइट बोलते एक टॉप नॉच ए रैंक हंटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसा मेरा नहीं, अपना जिन्वू का कहना है। और वो तभी वो लड़की पीछे से बोलती है क्या तुमको पता है सर जिन्वू कि अभी तक तुम कितने क्लैंस को पेल चुके हो। तो जिन्वू बोलता है कि पहले तो सर हटाओ, और हाँ शायद 89। और उसके बाद में सीन स्विच होता है अपने जिन्वू के ऊपर जो कि फाइनली 100th फ्लोर तक पहुंच चुका होता है और उसके सामने खड़ा होता है डीमन किंग बारन जो कि एक ड्रैगन के ऊपर सवार होता है। और उसकी प्रेजेंस को देख के अपने जिन्वू को भी एक पल के लिए लगता है कि क्या मैं इससे जीत सकता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी प्रेजेंस को देख के ऐसे तो थोड़ा कांपने लग जाता क्योंकि वो भी खुद पहली बार अपनी लाइफ में डीमन किंग से मिल रही थी, प्लस वो बंदा एक ड्रैगन के ऊपर आया होता है। और ये चीज अपने जिन्वू को थोड़ा परेशान कर रही होती है क्योंकि उस बंदे से उसको हवा में लड़ना होगा, पर वो जो ड्रैगन होता है वो डीमन नहीं होता। तो अपने जिन्वू को एक और आइडिया आता है कि अगर मैं किसी भी तरह इस बारन को हरा दूं तो मैं इस ड्रैगन को अपनी सवारी बना सकता हूं। बोल तो इस ड्रैगन को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता हूं। बट जब तक वो इतना सोच रहा होता है तभी उसके सामने वो बारन वो भी एक आर्मी इकट्ठी कर देता है। बोल तो वो भी काइंड ऑफ शैडो मोनार्क जैसी पावर को रखता है, बट उसको हेल किंग बोलते हैं। और उस सबको देख के अपना जिन्वू सोचता है कि ये सारे ए रैंक हंटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेसिकली यहाँ पे 100 ए रैंक हंटर खड़े हैं। और ऐसे कांपते हुए बोलती है कि सर जिन्वू अब हम लोग क्या करेंगे। और इतने में उस सारे डीमंस उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बट अपना जिन्वू वेट कर रहा होता है, वो वेट करता है बट जैसे ही वो डीमंस उसके पास आते हैं वो अपनी शैडो आर्मी को वहां पे समन कर लेता है और सारी शैडो आर्मी अपने शस्त्र लेके उन सारे डीमंस के आर पार कर देती है। और तभी बारन एक लाइटनिंग बोल्ट को समन करता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इससे पहले कि वो एसिल को हिट करे अपना जिन्वू एक हीरो की तरह उसको बचा लेता है। और जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बहुत जल्दी जल्दी मरता हुआ देखता है और उसे ये चीज पता चल जाती है कि अगर उसे अपनी शैडो आर्मी और अपने मैना पॉइंट को बचाना है तो उसको जल्दी से जल्दी इस बैटल को खत्म करना होगा। और इसीलिए वो सीधा अटैक कर देता है अपने बारन के ऊपर। बट बारन के ऊपर उस अटैक का कोई असर नहीं होता, बेसिकली वो उसको डॉज कर देता है। उसके बाद वो अपने ड्रैगन पे बैठ के जिन्वू को पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे जिन्वू को ये चीज रियलाइज होती है कि उस ड्रैगन की और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। और अपना जिन्वू अभी तक इस बैटल में सिर्फ इसलिए टिक पाया था क्योंकि उसका जो रोप था वो बहुत ज्यादा डैमेज सहन कर चुका था। और तभी बारन एक और लाइटनिंग बोल्ट छोड़ता है अपने जिन्वू के ऊपर, बट इस बार उसका जवाब अपने कारगिल गन बोल तो टस्क देता है अपने फायर बोल्ट के साथ। और देखा जाए तो वो दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट एट द एंड अपना फायर बोल्ट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे जो फायर बोल्ट होता है वो जाके लगता है अपने बारन के ऊपर, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन के साथ नीचे गिर जाता है। और ये चीज देख के अपने जिन्वू थोड़ा सा खुश होता है। उस बंदे को इस चीज की खुशी हो रही होती है कि उसने वो जो ऑर्ब था वो अच्छा हुआ उसने ना बेचते हुए अपने टस्क को दे दिया था। उसको नीचे गिरते हुए देख के अपना जिन्वू थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि फाइनली अब वो उससे बैटल कर सकता है अपने फुल पोटेंशियल के साथ। उसके बाद जिन्वू की दो पावर लेवल 2 की हो जाती है, एक होता है अपने डोमिनेटेड टच और दूसरा होता है अपने सेफ शैडोज। सो बेसिकली इन दोनों पावर के लिए अपने जिन्वू की बिल्कुल भी मैना वेस्ट नहीं होती। पहले डोमिनेटेड टच मींस वो किसी भी चीज को हवा में कंट्रोल करके अपने पास बुला सकता है, और दूसरा अपने सेफ शैडो। तुम लोगों को अगर लगता है कि जिन्वू जब भी अपने शैडोज को समन करता है तो उसके मैना पॉइंट डिक्रीज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जिन्वू ने किसी शैडो को समन करा तो उसके 0 मैना पॉइंट डिक्रीज होंगे, बट इन केस अगर वो शैडो किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और तब अपने जिन्वू उसे रिक्रिएट करके रीसमन करता है तब उसके मैना पॉइंट डिक्रीज होते हैं। और जिन्वू को ये चीज पता चल जाती है कि उसे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, अदरवाइज वो इस फाइट को ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इतना सोचते के साथ ही जिन्वू अपने जो गार्ड
गार्ड्स होते हैं उनको वहां पे इकट्ठा कर लेता है, बोलते अपना आयरन, इग्रीस और इन सबके साथ मिलकर बारन के ऊपर अटैक करता है। बट बारन के सामने ये सब लोग कुछ भी नहीं होते। बारन एक एक करके उन दोनों को पेल देता है। बट इतने में अपना जिन्वू उसको हल्का सा डैमेज तो प्रोवाइड कर ही देता है। बट जैसे ही ऐसा होता है अपना बारन थोड़ा सा पागल होता है, बोलते आग बबूला हो जाता है और वो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है। उसके बाद उसकी और जिन्वू की 1v1 बैटल शुरू होती है जिसमें वो जिन्वू को ओवरपावर कर रहा होता है काफी हद तक। और उस फाइट में एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि अपना जिन्वू लगभग मरने ही वाला होता है क्योंकि उसके दोनों डैगर उसके हाथ से छूट जाते हैं। बट उसी टाइम अपनी एसेल उसका हेल्प कर देती है। वो अपने भाले वो फेंक के मारती है अपनी बारन के ऊपर। हालांकि वो कुछ डैमेज तो कर नहीं पाता, बट इतने में अपने जिन्वू को थोड़ा सा चांस मिल जाता है कि वो बारन को खत्म कर सके। उसके बाद वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बारन के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और ऐसा करते के साथ ही अपना जिन्वू बैठता है और बोलता है, एसेल तुम अपने बाप से आके बोल सकती हो कि अब तुम्हारा क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है पूरे डंजन का। और ये सुन के अपनी एसेल रोने लग जाती है जो कि ऑब्वियस है। और फाइनली जिन्वू जिस चीज के लिए इस डंजन में आया था, बेसिकली वो पोशन जिससे वो अपनी माँ को ठीक कर सके, वो से अजीब हो जाता है और फाइनली वो होली वाटर ऑफ लाइफ को बना लेता है।